Hello, dear students. Welcome to part 8 of chapter 1, some basic concepts of chemistry. यहाँ आज हम कुछ important topics पढ़ने वाले हैं, जैसे कि empirical formula for molecular formula, molarity, molality, mass fraction, stoichiometry क्या होती है. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और उनके साथ आप डिस्कस करें. ठीक है, पढ़ें उनके साथ. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे सीरीज पार्ट्स में हैं, तो कोई भी पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए, सो एज टू गेन एब्सोल्यूट क्लैरिटी. नोट्स आपके सही से प्रॉपर अरेंजमेंट में प्रॉपर तरीके से आए आपके पास. तो जो है इसको आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी. जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वीडियोस को एक सीक्वेंस में देख पाएंगे. ठीक है, एक लॉजिकल सीक्वेंस में देख पाएंगे, जिस सीक्वेंस में मैं इनको आप तक डिलीवर कर रही हूँ. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. पहला टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसमें क्या है? An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound, whereas the molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound. अब हम इस डेफिनेशन पे बाद में आएंगे. पहले हम एक न्यूमेरिकल जो आपकी बुक में टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है प्रॉब्लम 1.2 करके, इसको समझ लेते हैं. ये क्या कह रहा है? A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Clear? Its molar mass is 98.96 grams. ठीक है, मोलर मास भी दिया हुआ है. What are its empirical and molecular formulas? हमें क्या करना है? हमें empirical और molecular formulas निकालने हैं. नाइसली एक्सप्लेन किया हुआ है ये कॉन्सेप्ट. इसको हम समझ लेते हैं. यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहले तो परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसको हमें ग्राम्स में निकालना बहुत आसान है. 100 ग्राम्स हम मान लेते हैं कि इसका कंपाउंड का वेट है. ठीक है, तो 4% का मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन है. हम एग्जैक्टली लेंगे. ठीक है, 4 नहीं लेंगे हम, 4.07 ही लेंगे. 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, 24.27 ग्राम कार्बन है और 71.65% यानी 71.65 ग्राम क्लोरीन है. फाइन. नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आराम आराम से. स्टेप 2 क्या है? कन्वर्ट इनटू नंबर मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट. Divide the masses obtained above by respective atomic masses of various elements. This gives the number of moles of constituent elements in the compound. ठीक है, divide the masses obtained, जो मास ऑब्टेन हुआ है हमें, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 4.07 ग्राम और उसका एटॉमिक मास हमें पता है 1.008. अभी तक तो लर्न हो चुका होगा. दिस विल गिव यू 4.04 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. मोल्स ऑफ कार्बन इसी तरह हमने निकाल लिया, जो कि गिवन अमाउंट था अपॉन उसका एटॉमिक मास. मोल्स ऑफ क्लोरीन निकाल लिया, जो कि गिवन मास था अपॉन उसका एटॉमिक मास. ठीक है, यहाँ पे ग्राम्स में है तो ये क्या है? मोलर मास है. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या था? हमने पढ़ा था लास्ट टू लास्ट क्लास में. रिवाइज करा देती हूँ आपको एक बार. मोल इनटू मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस. तो अभी हमें मोल से निकालना है तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास. यही कॉन्सेप्ट हमने आगे अप्लाई किया है. ठीक. नेक्स्ट इज divide each of the mole values obtained above by the smallest number amongst them. अब
हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब हमारे पास मोल्स निकल आए सब्सटेंस के, मोल्स निकल आए एलिमेंट्स के, तो हमें क्या करना है, हमें उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है सो दैट हमारे पास एक रेशियो आ जाए। एम्पेरिकल फॉर्मूला यही होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में होता है। तो यहाँ पे तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना, 2.021 इंटू 2 आएगा 4.04। तो हमें समझ में आ गया, इसको देखते ही समझ में आ रहा है कि जो इसका रेशियो है वो क्या है, 2.2:1:1 इसका रेशियो है फॉर HCCl। जैसे दिया है वैसे ही हमें लिखना है, क्योंकि H का 2 है, C का 1 है, क्लोरीन का 1 है। हमने रेशियो में किया है, इन सबको काटा है, ठीक है, इन सबको डिवाइड किया है। तो इन सबको डिवाइड करके हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आया 2:1:1। Now, in case the ratios are not whole numbers, then they may be converted into whole numbers by multiplying by suitable coefficient. ये आपने ऑलरेडी, आपको मालूम है ये कॉन्सेप्ट। अगर 2:1:1 है, अगर सपोज 2:1.7 और समथिंग इस तरह से आता है, होल नंबर्स में नहीं आता है, तो हमें क्या करना होगा, उसको एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट कि हमें एक सुटेबल कोएफिशिएंट मिल जाए। नेक्स्ट आपका, आप देखिए इंटरेस्टिंग पड़ाव पे हम पहुंच रहे हैं। राइट डाउन द एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। अब CH2Cl is thus the empirical formula of the above compound, right? H2CCl तो नहीं होता, CH2Cl होता है, राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन के पास 4 होते हैं डोनेट करने के लिए, तो कार्बन की वैलेंसी ज्यादा है, इसकी वैलेंसी ज्यादा है। इसको हम पहले लिखते हैं P, और ये H2 है, उसके बाद हाइड्रोजन आ रहा है, उसके बाद क्लोरीन आ रहा है। तो जनरली इसी तरीके से लिखा जाता है। जो भी ज्यादा डोनेट करता है, ज्यादा फॉर्म करता है, ज्यादा, यस दैट इज राइट, ज्यादा डोनेट करता है, तो उसे हम पहले लिखते हैं, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है। तो जनरली इस तरह से ही कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हैं। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आ गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने निकाल लिया, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है वेरियस एटम्स का, सिंपलेस्ट रेशियो उनका जो एकदम मिनिमम रेशियो, 1:2 से कम तो आप जा नहीं सकते, जीरो तो होगा नहीं, ठीक है ना। जीरो है तो फिर वो होगा नहीं, यहाँ पे 1 और 2 से सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। 1:1:1:1 जितना भी आप ले लो, जितने भी कंपाउंड है वो सिंपलेस्ट होगा, राइट। तो ऐसे ही इसको हम और सिंपल नहीं कर सकते। तो होल नंबर रेशियो वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड सिंपल फॉर्म में होगा, उसे हम कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम इसकी मदद से, अब यहाँ जो हमने ये निकाला है CH2Cl, ठीक है, यहाँ जो हमने ये CH2Cl निकाला है, इसकी मदद से अब हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको 3 स्टेप्स में बनता है। ये 3 स्टेप्स इसके लिए आपको लेने पड़ेंगे। पहला, determine empirical formula mass by adding the atomic masses of various atoms present in the empirical formula. For CH2Cl empirical formula mass क्या होगा, empirical formula mass क्या होता है, जो भी उसके अंदर एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास ऐड कर दीजिए, दैट्स एज सिंपल एज दैट। उसके आगे आप ग्राम लगा देंगे तो वो मोलर मास बन जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा, उसका यूनिट बदल गया तो उसका नाम बदल गया, ठीक है। सी का आपके पास 12.01, H2 का आपके पास 2:1 और क्लोरीन का 35.45 थी, तो ये आपका बन गया 49.48। ये ग्राम्स का आपका आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला का। नाउ डिवाइड मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास आपको गिवन था 98.96 गिवन है, ठीक है। तो मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास
इज इक्वल टू 98.96 अपॉन 49.48। एग्जैक्टली क्या है आपका n निकल आएगा आपका। इससे हमेशा ये याद रखना कि जो फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इससे क्या आएगा, इससे n आएगा, इससे आपका n आएगा, जिसको कि हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय n ऑब्टेन्ड अबव टू गेट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एज सिंपल एज दैट। CH2Cl N2 है, अब हमारा हर एक को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, C2H4Cl2 आ गया। दिस इज दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। था इंटरेस्टिंग, था इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा किस तरह से हमने एक थोड़ी सी चीज को लेकर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उससे हमने क्या क्या चीजें डिराइव की। एम्पेरिकल फॉर्मूला डिराइव कर लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव कर लिया, राइट। हमेशा लिखे हुए नहीं होते हैं ना, हमें हम डिराइव भी करना जान गए कि अच्छा ये इस तरह से होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन एक बार नजर मार लेते हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला में तो हमने रेशियो बना दिया था, उसका काट दिया था अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। अपने साइंटिस्ट को बहुत तरीके के कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, बहुत तरीके की जरूरतें होती हैं, तो उन सब के लिए ये फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि ये क्या जरूरत है इसको बनाने की, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास है, या जब हमने एक चीज निकाल ली तो दूसरे की क्या जरूरत है। वो यही जरूरत है कि जब साइंटिस्ट को बहुत चीजों के लिए अलग अलग तरीके से चीजों को स्टडी करना पड़ता है, तो अलग अलग कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, इस वजह से यही फॉर्मूलाज निकाले जाते हैं। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशियो में आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के साथ आ गया, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस पे। इसमें क्या होता है, ये भी बहुत ही सिंपल छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। स्टोइक्योमेट्री क्या होती है, ग्रीक वर्ड स्टोइकियन और मीट्रॉन से मिलके बना है। स्टोइकियन का मतलब होता है एलिमेंट और मीट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एलिमेंट का जो मेजर होता है उसे हम कहते हैं स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री का मतलब होता है एक इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, कितने उसमें रिएक्टेंट्स होंगे, कितने कितने उसमें प्रोडक्ट्स होंगे, यहीं से कॉन्सेप्ट निकलेगा लिमिटिंग रिएजेंट का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ लिया है CH4 प्लस 2O2, CH4 plus 2O2 gives you CO2. Let me change the change my color. Let it be, let it go. Okay, CH4 plus 2O2 will give you CO2 and 2H2O. तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता सकते हैं क्या आप इस रिएक्शन में, कौन से हैं? कमेंट्स में बताइए जल्दी से लिख के, क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन दिस रिएक्शन। देखिए, ये मत सोचिए कि कमेंट्स कोई देखेगा नहीं, कमेंट्स कोई जानेगा नहीं, कोई ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जितना आप कमेंट्स में इंटरेक्ट करेंगे उतना आपका ही बेनिफिट होने वाला है, ये जान लीजिए। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कौन से हैं इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में? CH4 का कोएफिशिएंट है 1, CO2 का कोएफिशिएंट है 1, जिसका कुछ नहीं लिखा होता उसका 1 होता है। यहाँ पे लिखा है 2 तो ये 2 हो गया, यहाँ पे लिखा है 2 तो ये 2 हो गया, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। They represent the number of molecules and moles as well taking part in the reaction or formed in the reaction. आप उनको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो या मोल्स कह लो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास है तो आप उससे मोल्स निकाल सकते हो, और मोल्स लिखा है तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, तो वन एंड द सेम थिंग हो गया, राइट। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, अगर आप बोलो कि मैम ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो भी ठीक है, आप बोलो ये नंबर ऑफ मोल्स है तो भी ठीक है। ठीक है, राइट, ओके। दस अकॉर्डिंग टू द अबव केमिकल रिएक्शन, अब देखिए यहाँ पे कितनी सारी की सारी चीजें निकल के आ रही हैं। ये क्या है?
क्या है, ये क्या कह रहा है, इसको हम एक बार रीड करते हैं। 1 mole of CH4 यानी मीथेन reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of CO2 and 2 moles of hydrogen, ठीक है, या ऐसे कह लो 1 molecule of methane reacts with 2 molecule of oxygen to give 1 molecule of CO2 and 2 H2O, ठीक है। अगर आप इसको लीटर्स में लेना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, 22.7 liters of methane reacts with what, 1 मोल क्या पढ़ा है हमने, 22.7 लीटर्स पढ़ा है, राइट। तो डबल कितना हो जाएगा, 45.4 लीटर्स। तो दो है ना, 2 मोल्स हैं, इसको अगर हम लेंगे फिर इंटू 2 है एग्जैक्टली 22.7, 1 मोल का है तो 22.7 लीटर, 2 मोल का हो गया तो 45.4 लीटर्स ऑफ O2 टू गिव 1 आ गया अगेन तो 22.7 लीटर, 2 आ गया तो 45.4 लीटर्स ऑफ H2O, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका मोलर मास है। मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास का यूनिट चेंज कर दो ग्राम्स पर मोल में। ग्राम्स पर मोल का मतलब है ग्राम्स में ही लिखोगे आप उसको, ग्राम्स में चेंज करोगे, यूनिट उसका ग्राम्स होगा, ठीक है। वो मोल इसलिए लिखा था, ग्राम्स पर मोल किस लिए लिखा था, वो जानने के लिए कि इतना ग्राम्स में उसका 1 मोल ऑफ एंटिटीज आएगा, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी मैंने बताया था, मॉलिक्यूल्स जो भी होगा वो उतने में आएगा, ठीक है। यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट ग्राम्स होता है। तो मोलर मास में आप देख लो 16 ग्राम्स, इसमें कैसे लिया, ये इसका 12, इसका 12, सी का, और H4 का क्या होगा 4, 1 होता है ना एक का, तो 4 का 4, 12 + 4 16, यहाँ ऑक्सीजन का क्या होता है एक का 16, 2 का क्या 32, 32 को 2 से करोगे फिर से अगेन 2 × 32 हो गया O2, ठीक है। और ये CO2 का अगेन इसका 12, इसका 32, क्या बन गया 44। सिंपल मैथमेटिक्स है। केमिस्ट्री को जितना मैथ से लिंक करके पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, उतनी जल्दी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आप ये सोचोगे कि केमिस्ट्री को मुझे विदाउट मैथ पढ़ना है या विदाउट मुझे कैलकुलेशंस पढ़ना है तो आई एम सॉरी, इट वुड बी इन प्लेन वर्ड्स यू विल बी जस्ट चीटिंग योरसेल्फ, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। तो इसको सिंपल रखिए, सिंपल मैथमेटिक्स है, अभी सिंपल चल रहा है, आगे भी सिंपल ही रहता है। कोई आपको बड़ा बहुत भारी कैलकुलेशंस नहीं बताई गई हैं अभी एनसीईआरटी में, सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस है, इंटरेस्टिंग वाली बेसिक मैथ्स है। तो उसको लगाते हुए चलिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चलेंगी अपने आप ही, ठीक है। H2, H2 का 2 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है, तो ये आ गया 18, तो 2 × 18 ऑफ H2O गैस। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे जो ये जी जी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो जी लिखा हुआ है और ये जो जी है, अब एक सेकेंड दीजिए मुझे, मैं हाँ हाँ wait, ये वाला जो जी है, ठीक है, ब्रैकेट के साथ, और यहाँ देखिए नीचे ये 16 के साथ जो जी है, क्या ये दोनों जी सेम है, क्या ये दोनों जी का मतलब सेम है, नहीं सेम है। जो ब्रैकेट के साथ है वो आपका है स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, ये आपको गैस बता रहा है, ये बता रहा है कि इक्वेशन में ये जो प्रोडक्ट, ये जो रिएक्टेंट है ये गैस है, ये सारे जगह जी ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं वो भी गैस स्टेट में है, और दोनों दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्या है, गैस स्टेट्स में है। अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख देते ब्रैकेट एस ब्रैकेट क्लोज तो क्या हो जाता, सॉलिड। अगर हम ऐसे लिख देते ब्रैकेट ओपन एल ब्रैकेट क्लोज तो क्या हो जाता, लिक्विड, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री यही सिखाती है कि ये मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। तो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए आपकी, बैलेंस्ड इक्वेशन आपको किस किस तरह से इंफॉर्मेशन देती है वो आपको 4 तरीके से यहाँ बताया गया, वॉल्यूम में, मोलर मास में, मॉलिक्यूल के टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में, ठीक है, कैसे उसको बैलेंस, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोइकियोमेट्री हमें देती है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस भी इसी तरीके से होती हैं, स्टोइकियोमेट्री नहीं होगी तो हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट,
एक चीज मैं बता दूं, एक डायग्राम ले लेते हैं, एक सिंपल सा डायग्राम लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, लेट मी टेक ग्रीन कलर। ठीक है, ओके, great. I'll write A, B, C, D. That will be a better option, right? I'll write A, 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 एंड यहाँ मैं लिख देती हूँ, जस्ट टू सिंप्लीफाई मैं लिखती हूँ C। ठीक है, ये गैस मान लीजिए, सॉलिड मान लीजिए, जो मर्जी मान लीजिए, इसमें इसका ज्यादा रोल नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट कराती हूँ, ए को प्लस सी को, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि कौन सा रिएक्टेंट, ये ए एक रिएक्टेंट है और ये सी एक रिएक्टेंट है, कौन सा रिएक्टेंट जल्दी खत्म होगा, कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट का आप डेफिनेशन मत पढ़िए अभी। लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट का मतलब आप रिएक्टेंट से बता बोल सकते हैं, रिएक्टेंट ना लिख के रिएजेंट लिखा है इन्होंने। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा इनमें से, कोई भी बता सकता है, सी होगा, राइट। तो जब सी लिमिटिंग रिएक्टेंट है, अब हम पढ़ेंगे एक बार डेफिनेशन, ये आपको क्लैरिटी है कि सी लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्यों क्यों, उसकी क्वांटिटी कम है, सिंपल है। ए की क्वांटिटी ज्यादा है, सी की क्वांटिटी कम है, सी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जो जल्दी खत्म हो जाएगा वो ऑब्वियसली रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जो एक रिएक्शन होती है उसमें जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो सबको साथ लेके चलती है। ऐसा तो नहीं कि एक रिएक्टेंट अपनी मर्जी से अगर ज्यादा है तो वो अपने आप कुछ ना कुछ कंपाउंड बना लेगा या अपने आप कुछ ना कुछ कर लेगा, ऐसा तो नहीं है। ये क्या होता है, ये एक जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, इसमें दोनों रिएक्टेंट्स का इक्वल, एक प्रोपोर्शनेट, इक्वल ना कह के, इक्वल इज नॉट द राइट वर्ड, ठीक है, प्रोपोर्शनेट फॉर्म में होना, प्रोपोर्शनेट तरीके से प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो प्रोपोर्शनेट तरीके से अगर वो प्रेजेंट नहीं है, अगर एक कम है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से हम देखें, एक रिएक्टेंट को हम कम ले लेते हैं और एक रिएक्टेंट को हम ज्यादा ले लेते हैं, या प्रोपोर्शनेट के हिसाब से उतना जितना चाहिए उतना ले लेते हैं, सफिशिएंट ले लेते हैं, आप कह लीजिए एक रिएक्टेंट सफिशिएंट है और दूसरा रिएक्टेंट सफिशिएंट नहीं है। तो जो रिएक्टेंट सफिशिएंट नहीं है वो रिएक्शन को लिमिट कर देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको लगेगा अरे यार ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सी बड़ी चीज बता दी है, ये क्या चीज है, तो इसमें तो ये तो कॉमन सेंस है ना। अब देखिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार, आप डेफिनेशन पढ़िए। Many a time, reactions are carried out with the amounts of reactants that are different than the amounts as required by a balanced chemical equation। ठीक, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो क्वांटिटी चाहिए उससे डिफरेंट क्वांटिटी होती है, राइट। इन सच सिचुएशंस one reactant is in more amount than the amount required by balanced chemical reaction, the reactant, तो ये कह रहा है कि ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस में एक रिएक्टेंट जो होता है बैलेंस इक्वेशन में जितनी उसकी क्वांटिटी बताई गई है उससे ज्यादा क्वांटिटी उसकी हो जाती है। So the reactant which is present in the least amount gets consumed after some time, and after that further reaction does not take place, whatever be the amount of the other reactant. Hence, the reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent। ये पूरा का पूरा जो है आपका
लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन है, ठीक है। प्लीज वेट, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन है और आपको ये लर्न करना है। चाहे आप इसे नोट कर लें अपने यहाँ लिख रही हूँ, this is the definition and you have to learn it, right? लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया सबको? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जब भी आपके दिमाग में आए, स्टोइकियोमेट्री जब आपके दिमाग में आए या स्टोइकियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट आए या कोई क्वेश्चन आए, तो लिमिटिंग रिएजेंट का भी आपको एक माइंड में इमेज आना चाहिए कि अच्छा दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन या दिस विल बी या दैट विल बी, या जब आप डिजाइन करेंगे ये सब चीजें काम आएंगी जब आप लोग केमिस्ट बनेंगे, जब आप लोग इंडस्ट्रीज में जाके एक ओहदे पे बैठेंगे और आपको डिजाइन करनी होंगी चीजें, जब आपको ये तैयार करना होगा कुछ प्रोडक्ट और आपको ये समझना होगा और समझाना होगा लोगों को कि इसमें कितना क्वांटिटी चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, तब आपको ये सब चीजें काम आएंगी। अभी तो एग्जाम देने के तो काम आएंगी ही, मुझे पता है आपके दिमाग में ये सब चल रहा होगा कि अभी तो एग्जाम देना है मैम, पहले तो एग्जाम तो दोगे ही, के बाद जब आप लोग ये करोगे, अरे एक, जब आप लोग एक्चुअल में अपनी पोजीशन संभालोगे, साइंटिस्ट बनोगे, केमिस्ट बनोगे, तब आपको ये चीजें बहुत ही याद आएंगी, काम आएंगी आपके। चलिए नेक्स्ट आता है, अब हम लास्ट पड़ाव पे पहुंच गए हैं अपने चैप्टर के। ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट लूज नहीं करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट मेंटेन करके रखना है। आपने इतनी मेहनत की है, लास्ट चैप्टर के लास्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी समझ और आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है बस, ठीक है। आइए चलते हैं अपनी जर्नी पे। रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, the amount of substance present in its given volume can be expressed in any of the following ways। अब कोई सब्सटेंस है, एक वॉल्यूम है उसकी, ठीक है, वो किसी सॉल्यूशन में है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। वो कैसे? मास परसेंट और वेट परसेंट, जो कि आपने देखा होगा मास परसेंट या मास परसेंट और वेट परसेंट, एक एक करके हम समझेंगे, घबराइए नहीं। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, देन मोलारिटी एंड फोर्थ इज मोलालिटी। मास परसेंट क्या होता है? मास परसेंट इज सिंपल, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन या डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A solution is prepared by adding 2 ग्राम of a substance। ठीक है, एक सॉल्यूशन आपने बनाया, उसमें 2 ग्राम एक सब्सटेंस डाल दिया, कोई भी एक्स वाई जेड मान लीजिए, शुगर मान लीजिए, ठीक है, शुगर मान लीजिए, सब्सटेंस ए बोल रहा है ये, ठीक है, आपने दिमाग में शुगर मान लिया तो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। नाउ कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट क्या होगा? मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल, कोई बच्चा भी बता सकता है, ये 9th-10th में का स्टूडेंट भी बता सकता है कि किसी भी चीज का अगर परसेंटेज हमें निकालना है तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर चीज की क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है अपॉन टोटल क्वांटिटी कितनी है इनटू 100, राइट? यही तो होता है ना परसेंटेज मास, परसेंटेज निकालने का तरीका यही तो होता है। तो मास परसेंट है यानी हम मास का परसेंट निकाल रहे हैं,
तो हमें मास ऑफ ए चाहिए अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए इनटू 100। यहाँ पे ट्रिक क्या है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूरा का पूरा आपको एज इट इज यहाँ पे लिख के दे दिया है। अदरवाइज अगर आप ये खुद सॉल्व करेंगे तो भी आप यहाँ पहचान पा रहे हैं कि क्या ट्रिक है। ट्रिक ये है सोल्यूशन की, यहाँ पे 18 ग्राम्स नहीं मार्क करेंगे आप, तो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर नहीं लेंगे क्योंकि 18 ग्राम्स में डाला था। भाई हम बोलेंगे ना हमने सोल्यूशन तो भाई वाटर तो हमने 18 ग्राम लिया था, तो मास ऑफ सोल्यूशन कैसे हम 2 ग्राम क्यों ऐड कर रहे हैं। सोल्यूशन का मास है वो, सॉल्यूट का मास नहीं है, दोनों में फर्क है। सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट या सॉरी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास नहीं है वो, समझ में आ रही है बात। सॉल्वेंट का मास नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये आ गया आपका ए जो है, ए इज नथिंग बट योर सॉल्यूट। ठीक है, और वाटर क्या है, वाटर है आपका सॉल्वेंट। राइट, now 2 grams upon 20 grams into 100, that is 10%, as simple as that। वेट परसेंट होगा तो वेट परसेंट भी ऐसे ही निकालेंगे और उसका आ जाएगा W/W परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, M/M। ग्राम पर ग्राम होगा वो भी वेट बाय वेट, वेट भी ग्राम्स में ही होगा। राइट, फर्क क्या होता है दोनों में, याद है सबको, याद है मास और वेट में क्या फर्क बताया था, आई थिंक याद होगा, ग्रेविटी का फर्क बताया था। राइट चलिए, नेक्स्ट आता है आपका मोल फ्रैक्शन। So it is the ratio of number of moles of a particular component to the एक मिनट आप वीडियो पॉज कीजिए और रीड कीजिए इसको, मोल फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसको एक सेकंड के लिए रीड कीजिए। ठीक है, now it is the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution। Now, if a substance A dissolves in substance B and their number of moles are Na and Nb respectively, then the mole fractions of A and B are given as mole fraction of A is equal to number of moles of A divided by number of moles of solution, which is Na upon Na plus Nb। वही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, मोल फ्रैक्शन बोल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उसमें कितना मोल्स है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का, तो आप वो ढूंढ सकते हैं, बी का भी ढूंढ सकते हैं। एनबी का कैसे ढूंढेंगे, अब एनबी यहाँ पे एनए की जगह आ जाएगा, विच विल बी लाइक एनबी अपॉन न्यूमरेटर सेम रहेगा, यहाँ पे आप ऐसे लिख लेंगे एनबी प्लस एन, विच इज नथिंग बट सेम। राइट, इट इज सेम एज दिस। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए देखा हमने, यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया आपका, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन। राइट, नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट इज एम। एम तो आपको ये तो पता ही है, ठीक है, इसमें तो आपको मोलैरिटी जो है दैट इज कैपिटल एम, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, और मोलैरिटी आगे हम देखेंगे वो स्मॉल एम में डिनोट होती है। So it is defined as the molarity is defined as the number of moles of the solute in 1 liter of the solution. It is defined as the number of moles of solute in 1 liter of solution. Thus,
मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और नोट यहाँ पे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट I'll just highlight it. Molarity of a solution depends upon temperature. Why? Because volume of a solution is temperature dependent. अगर आप किस टेम्परेचर पे चीज को रख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम क्या होगा उस सॉल्यूशन का, राइट। तो मोलारिटी जो है आपको जब भी कैलकुलेट करनी है, टेम्परेचर का बहुत इसमें रोल होता है। टेम्परेचर का रोल ऐसे होता है क्योंकि वॉल्यूम इफेक्ट होती है, टेम्परेचर इफेक्ट तो वॉल्यूम इफेक्ट। फॉर्मूला सबको लर्न हो गया है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। यस। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 1 ग्राम मोल 1 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर ये दिया हुआ है और यहाँ हमसे मोलारिटी पूछ रहा है बस वाटर की। यहाँ हमने शुरुआत कर दी है इसकी, तो ऐसे ही इसको शुरू करना है। वीडियो पॉज कीजिए और ये जो हिंट दिया हुआ है इससे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं तो अभी बताऊंगी, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। नेक्स्ट इज मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिख दिया है मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा? अब देखिए, मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दिस विल बी, वॉल्यूम क्या है 1000 इंटू 1, 1000 क्या है मिलीलीटर में लिया हुआ है, तो 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 नहीं होता है, तो हम 1 लीटर का कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ। 1000 इंटू 1 इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर लिया हुआ है, वो हमने निकाल लिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। नेक्स्ट इज मोल्स ऑफ वाटर इज 1000 अपॉन 18। 1000 अपॉन 18 कैसे आया? मोल्स ऑफ वाटर जितना उसका मास है, जितना हमने मास लिया 1000 ग्राम अपॉन उसका एटॉमिक मास या मोलर मास। एटॉमिक मास तो यू हो जाएगा, मोलर मास हमने लिया है यहाँ पे, दैट इज 1000 अपॉन 18 ले लिया, ठीक है। 1000 अपॉन 18 ये वाला 1000, मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर कितना होगा 1000 ग्राम। डेंसिटी इसीलिए दी गई है ताकि हम मास को डिराइव कर सके, क्योंकि हमें मोल्स को निकालने के लिए अल्टीमेटली मास की जरूरत पड़ेगी। वही अभी जो हमने फॉर्मूला रिवाइज भी किया था उसी फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया है। नेक्स्ट आ गया आपका मोल्स ऑफ वाटर इज इतना। ये समझ में आ गया सबको कि 55.55 लीटर, सॉरी 55.55 मोल्स ऑफ वाटर है। अब नाउ 55.55 मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन कितना 1 लीटर ऑफ वाटर या 1000 ml ऑफ वाटर। तो मोलारिटी कितनी हो गई 55.55 कैपिटल एम या 55.55 एम, राइट। आई थिंक बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। मोलारिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इससे। आगे बढ़ते हैं मोलालिटी की तरफ। तो मोलालिटी क्या होता है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और ये सेम होता है मोलारिटी के जैसे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कैलकुलेट करता है, जैसे वो वॉल्यूम इन लीटर्स ले रहा था। ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स था। यहाँ हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, ठीक है। ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो था सॉल्यूशन का, फाइन। तो
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और इसको अगर हम फॉर्मूला के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे एक नोट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें ही पूछी जाती है एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि since mass remains unaffected with temperature। मास हमने पढ़ा था, मास हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, चाहे आप उसको वेट वेरी करता है एक सब्सटेंस का, बट मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो मास टेम्परेचर से भी वेरी नहीं करता और मास जो है वो ग्रेविटी से भी वेरी नहीं करता। तो मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर। ओके, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए भी और समझते हैं इसको और बेहतर तरीके से। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम्स होगा। यस, ग्राम्स है, ग्राम्स लिखना मिस हो गया है। 20.7 grams of potassium carbonate dissolved in 500 ml of solution, assuming density of solution to be 1 milliliter, 1 moles per liter। Density is equal to mass upon volume। ठीक है, तो डेंसिटी है 1। नाउ mass of K2CO3 is this। K2CO3 is potassium carbonate। पोटेशियम कार्बोनेट का मास हमें क्या गिवन है? 20.7 ग्राम्स। मोलर मास कितना है इसका? आप कैलकुलेट कर लीजिए, पीरियोडिक टेबल उठाइए अपने बुक में और कैलकुलेट कर लीजिए। 2K3O और 3O का, तो 138 आएगा। एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, 138 ही आएगा। ठीक है, मोल्स ऑफ K2CO3 कितना हो गया? जितना दिया है उतना अपॉन दिस। ठीक है, इसको हमें चेंज नहीं करना है, कन्वीनियंस के हिसाब से हमेशा यही रहता है कि जितना गिवन अमाउंट है आपके पास उसको आप मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे 0.15 मोल्स हैं। ठीक है, आगे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 500 ml। डेंसिटी कितनी थी? 1। दिस विल गिव यू डेंसिटी इज 1 grams per milliliter। राइट, आई वाज थिंकिंग कि डेंसिटी का कुछ इक्वेशन में प्रॉब्लम है, यहाँ ग्राम्स पर मिलीलीटर होना चाहिए। यहाँ पे अगेन जी मिसिंग है, जी से कुछ प्रॉब्लम रह गई है जी मिस हो गया है यहाँ से भी। तो ये यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन जो है 500 इंटू 1 ग्राम्स पर मिलीलीटर, तो 500 ग्राम्स आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। राइट, अमाउंट ऑफ वाटर कितना हुआ? 500 ग्राम्स में से 20.7 ग्राम हटाएंगे तो 479.3 ग्राम्स आपका वाटर आ गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैंने डाल दिया स्क्रीन पे, आप वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे आगे और कैसे इसको आगे लेके जाएंगे। मोलालिटी का क्या फॉर्मूला बताया अभी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। ठीक है, इंटू 1000 किस लिए किया है? क्योंकि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में है, यहाँ पे ग्राम्स दिया हुआ है इसीलिए हमने इसको 1000 में कन्वर्ट किया है, इंटू 1000 किया है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला था 0.15, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स हमने निकाला 479.13 इंटू 1000 किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0.313 m, small m। This is the molality, this is the molality of the solution, this is your answer। ठीक है,
So with this, your first chapter is completed, and I hope you are now clear with all the concepts. जो भी आप इसको देखिए वीडियोस दोबारा आराम से पॉज करके, आपको लगा अगर स्पीड कहीं ज्यादा हुई है मेरी, तो यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्पीड को स्लो करके भी आप देख सकते हैं। जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, जहाँ पे आपको भागना है, वहां पे आप फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस फीचर का लाभ उठाइए और समझिए इन चीजों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उन्हें भी बेनिफिट हो, जो आपने समझा है वो भी समझें, और आप लोग साथ में पढ़ें, साथ में क्लैरिटी लाएं। डाउट्स हैं, जो भी आइडियाज हैं, उनको शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ पार्ट्स में है सीरीज। अगर पार्ट्स आपका कोई भी एक भी पार्ट मिस होगा तो आपको आगे समझने में दिक्कत होगी। सारे के सारे टॉपिक्स, यही चैप्टर के नहीं, आगे भी चैप्टर्स के जो आने वाले हैं, उन सभी के एक सीक्वेंस में अपलोड होंगे। तो सीक्वेंस आपका डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, thank you for taking the class, students. All the very best. And I'll see you in the next lecture. Till then, take care and happy studying. Bye-bye.